हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11 केमिस्ट्री में यूनिट 7 रासायनिक साम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम को स्टार्ट कर रहे हैं। जो एग्जाम के लिए अभी जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में जो आपका रासायनिक साम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिट 7 क्लास 11 केमिस्ट्री में। तो मेरे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस यूनिट से जो 7 है, इसका नाम है रासायनिक साम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो रासायनिक साम होता है, इस क्या होता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये जो रासायनिक साम है एक प्रक्रम है। क्या है? एक प्रक्रम है। जैसे चाय बनाना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, कपड़े का सूखना, है ना, ये एक प्रक्रम होता है ना। ये एक अभिक्रिया, देखो प्रक्रम क्या है, एक अभिक्रिया है। प्रक्रम क्या है? एक अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रासायनिक साम है एक प्रक्रम है ना, या फिर हम कहें यह एक अभिक्रिया है। ये क्या है? एक अभिक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रम है या फिर एक अभिक्रिया है। लेकिन है अभिक्रिया कैसे? तो मेरे भाई, जो रासायनिक साम है एक ऐसा प्रक्रम, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ, दुनिया का पदार्थ कोई सा भी हो, दुनिया का कोई सा भी पदार्थ हो, है ना, इसमें कोई भी पदार्थ इस प्रकार परिवर्तित होता है, इस प्रकार परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है कि उस पदार्थ की सांद्रता में, उस पदार्थ की किसमें? सांद्रता में। सांद्रता में क्या मतलब? सांद्रता में मतलब आयतन में। सांद्रता में मतलब आयतन, सांद्रता आयतन से ही बोलती है लगभग, है ना। तो इस प्रकार से परिवर्तित होता है कोई भी पदार्थ कि उसकी सांद्रता मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं समझे, अब समझ जाओगे। जैसे मान के चलो मेरे भाई, ये आपका H2 है, ये आपका द्रव अवस्था में, क्या है? सॉरी, सॉलिड अवस्था में। ये अभी सॉलिड मतलब बर्फ की अवस्था में। ठीक है, अब यदि ये आपका जो जल है, ये जो जल है वो द्रव अवस्था में आ जाए। कौन सी अवस्था में आ जाए? द्रव अवस्था में आ जाए। ठीक है, मतलब ये लिक्विड अवस्था में आ जाए, है ना। अब यदि देखो, अब ये ठोस से कौन से रूप में परिवर्तित हो गया? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। मतलब ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का परिवर्तन हो गया। अब यदि ये जो पदार्थ है इस प्रकार से परिवर्तित हो, किस प्रकार से? इस प्रकार से परिवर्तित हो कि इसका आयतन जो यहां पर है वही आयतन इसका यहां पर, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होने से उसके आयतन में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आयतन में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मतलब वो रासायनिक साम्य में होगा, रासायनिक साम्य में होगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि मेरे भाई, अगर कोई भी पदार्थ इस प्रकार से परिवर्तित हो कि उसके सांद्रता मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे ही हम बोलते हैं रासायनिक साम। और भी एग्जांपल, जैसे मान के चलो ये H2 है, हाइड्रोजन है, ये मान के चलो अभी ये लिक्विड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अब ये H2 आपकी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आ जाती है। कौन से फॉर्म में आ जाती है? गैस फॉर्म में, गैस के रूप में आ जाती है। अब यदि इस लिक्विड फॉर्म का और यदि इस गैस फॉर्म का आयतन आपस में कैसा है? समान है, इनके आयतन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मतलब ये रासायनिक साम्य की स्थिति में होंगे। कौन सी स्थिति में होंगे? रासायनिक साम्य की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो आप क्लियर है, आप समझ गए होंगे रासायनिक साम्य क्या है। रासायनिक साम्य एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पदार्थ इस प्रकार परिवर्तित होता है कि पदार्थ की सांद्रता मतलब आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, अब ये जो आपका मेरे भाई रासायनिक साम्य है, इस रासायनिक साम्य को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये इस चिन्ह द्वारा हम रासायनिक साम्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपका इसका प्रतीक है। रासायनिक साम्य का क्या है? ये प्रतीक है, संकेत है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस साइन का नाम क्या है? तो इस साइन का नाम मेरे भाई है रिवर्सिबल। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल, इंग्लिश में बोल दें। ठीक है, तो
रिवर्सिबल ये इसका इंग्लिश में, ठीक है। इसको रिवर्सिबल साइन हम बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल साइन बोलते हैं। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट कि आपको ये रासायनिक साम है ना जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। क्या, रासायनिक साम्य अवस्था। मेरे डियर स्टूडेंट रासायनिक साम्य जो है ना, इस रासायनिक साम्य से ही जो बनी है वो है रासायनिक साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य अवस्था, ठीक है। अभी अवस्था का रूप बस इसने ले लिया है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है। पहले तो ये समझो, अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को क्या होती है मेरे डियर स्टूडेंट, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया मेरे स्टूडेंट वह अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। जैसे जैसे आपको पता है जो जल है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बर्फ में चेंज हो जाता है और बर्फ से फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब देखो ये आपका दो दिशाओं में चल रहा है, पहले द्रव से बर्फ बना, मतलब जो जल द्रव था उससे जल बर्फ बन गया, फिर जल बर्फ से जल द्रव में आ गया, दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी इसके बाद में उत्क्रमणीय अभिक्रिया को भी समझाऊंगा, ठीक है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है, पहले तो आप ये क्लियर करके रख लेना। इसके बाद ये वह अवस्था है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की जिसमें अभिकारक और जो उत्पाद, देखो अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद होना जरूरी है, बिल्कुल। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिख दी, यहाँ लिख दिया N2 और यहाँ पर लिख दिया H2। जब N2 और H2 मिलते हैं मेरे भाई तो NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3, जो क्या है अमोनिया, जो क्या है अमोनिया, ठीक है। ये जो आपका N2 और H2 आपस में संयोग कर लेते हैं तो NH3 बन जाता है, और NH3 जो NH3 है, NH3 यदि टूटता है तो वापस से आपका N2 और H2 बन जाता है। मतलब ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वो दोनों दिशाओं में, ये इधर से N2 और H2 से NH3 बन जाता है और NH3 से N2 और H2 भी बन जाता है। मतलब दो प्रकार से आगे और पीछे दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो वह अवस्था है जिसमें अभिकारक, अभिकारक कौन होता है, जो भाग लेता है। मतलब ये जो आपके भाग ले रहे हैं ये क्या है, आपके अभिकारक, तो ये हो गए अभिकारक, ठीक है। और जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, तो ये क्या हो गया आपका उत्पाद, ठीक है। जिसमें अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो आपका अभिकारक है और यहाँ पर जो उत्पाद है इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जितना सांद्रण इसका होगा उतना ही सांद्रण इसका होगा, है ना। अगर जितना सांद्रण इसका है उतना सांद्रण इसका है तो ये आपका रासायनिक साम्य अवस्था में होगा, रासायनिक साम्यावस्था में होगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, है ना। अगर नहीं है परिवर्तन तो वो रासायनिक साम्यावस्था में होगा, ठीक है। जैसे इसका और इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये रासायनिक साम्यावस्था में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई जो रासायनिक साम्यावस्था है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसमें मेरे भाई इसकी जो पहली विशेषता वो ये है कि साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है, पहले ही क्लियर है। तो साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होती है। दूसरा, इसमें अभिकारक एवं जो उत्पाद होता है, जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें ये भी लिखा है जिसमें अभिकारक उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये इसकी विशेषता है। थर्ड पॉइंट, अब इसमें अग्रगामी एवं पश्चगामी, ये है अग्रगामी और पश्चगामी क्या होता है वो देखो। आप देखो यहाँ पर मेरे भाई ये लिखा है N2 और यहाँ पर लिखा है H2, है ना। अब N2 और H2 आपस में संयोग करते हैं और क्या बना देते हैं, NH3। तो आप ये देखो ये अभिक्रिया आगे से पीछे की ओर चल रही है, ये अभिक्रिया आगे से पीछे की ओर चल रही है, इधर से इधर की ओर चल रही है ना, तो आगे से पीछे की ओर चल रही है, तो इस अभिक्रिया को बोला जाएगा अग्रगामी अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, अग्रगामी अभिक्रिया। और यदि कोई अभिक्रिया, है ना, अब देखो ये इधर से इधर चल रही है, अब यदि अभिक्रिया में ऐसा हो जाए कि ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चलने लगे, पीछे से आगे की ओर चलने लगे, है ना, तो उसे हम बोलते हैं पश्चगामी अभिक्रिया। क्या बोला, आगे से पीछे की ओर अग्रगामी, पीछे से आगे की ओर पश्चगामी, ठीक है। अभिक्रियाओं के वेग समान होते हैं। इसमें अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाओं के जो वेग होते हैं, मतलब वेग, मतलब इसमें जिस वेग से
N2 और H2 आपस में सहयोग कर NH3 बना रहा है, उसी वेग से जो NH3 है वो N2 और H2 बनाए, है ना। मतलब इनके वेग आपस में कैसे होने चाहिए, समान। ये रासायनिक साम्यावस्था की विशेषता है। अगर ऐसा है तो मतलब वो रासायनिक साम्यावस्था में है। इसमें अगला पॉइंट है साम्यावस्था केवल बंद पात्र। जो आपका ये जो साम्यावस्था है केवल बंद पात्र में हो सकती है ना। जैसे मैंने एक यहाँ पर पात्र रख दिया खुला, है ना, ये खुला पात्र है ना। अब मैं सोचूं कि इसमें रासायनिक साम्यावस्था लागू कर दूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पात्र क्या है, बंद है। तो कुछ ऊष्मा बाहर जाएगी, बाहर से ऊष्मा अंदर आएगी, तो इसमें पॉसिबल नहीं है ना। तो रासायनिक साम्यावस्था के लिए ये जरूरी है कि इसमें जो पात्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। इसमें केवल बंद पात्र में संभव है। तो ये आई होप है कि ये रासायनिक साम्यावस्था उसकी जो विशेषताएं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। साम्य जो है उसको साम्यावस्था लगभग बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्लियर हुआ मेरे स्टूडेंट। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरे स्टूडेंट यदि रासायनिक साम्य के प्रकार पे बात करूं, साम्य अवस्था और साम्य एक ही चीज है ना। मैंने समझा दिया, परिभाषित कर दिया हर एक चीज को, ठीक है। तो रासायनिक साम्यावस्था की यदि हम प्रकार पे बात करें तो ये रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य है ना मेरे स्टूडेंट, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जिसमें से आपका पहला होता है समांगी साम्य, समांगी साम्य, ठीक है। समांगी मतलब समान, समांगी मतलब समान, समान। अब किसमें समान वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, और दूसरा होता है हमारा विषमांगी साम्य। क्या होता है, विषमांगी साम्य, ठीक है। चलो समांगी साम्य को समझते हैं। उसके पहले मैं आपको एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मेरे भाई। यहां पर मैंने लिख दिया H2 जो कि आपकी गैस अवस्था में है, और यहां पर मेरे भाई मैंने लिख दिया Cl2 जो भी गैस अवस्था में है। अब मेरे स्टूडेंट आप ये बताओ, जब H2 और Cl2 आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl, 2HCl, क्योंकि बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो HCl बना है मेरे डियर स्टूडेंट, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में। अब बोलोगे कि सर अगर मैं आपसे पूछूं इसमें अभिकारक कौन है, तो आप कह दोगे सर आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपका अभिकारक है। ये आपका क्या है, अभिकारक। तो ये हो गया आपका अभिकारक, ठीक है। और सर आपको इसमें जो दिख रहा है, ये जो बनना है, बन रहा है, ये आपका उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। जो क्रिया करता है वो अभिकारक, जो बनता है वो उत्पाद। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद। तो मेरे स्टूडेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा ये अभिकारक है, दोनों अभिकारक गैस 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 अवस्था में, और जो उत्पाद बन रहा है वो भी कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। समझ रहे हो ना। तो मेरे स्टूडेंट यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में, या फिर हम ऐसा कहें अगर किसी साम्य अवस्था में, ऐसा ही बोल सकते हैं, यदि साम्य अवस्था में, यदि साम्य अवस्था में अभिकारक और उत्पाद, यदि साम्य अवस्था में अभिकारक और उत्पाद की जो अवस्था है वो समान होती है, अवस्था है वो समान होती है, तो उसे हम बोलते हैं समांगी साम्य। समांगी का मतलब समान। तो देखो अभिकारक और उत्पाद की जो अवस्था है वो समान है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में, मतलब ये समांगी साम्य है ना। तो अभिकारक और उत्पाद की यदि अवस्था समान है तो उसे हम बोलते हैं समांगी साम्य, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप क्या लिख लोगे, वह साम्य अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की अवस्था समान होती है, समांगी साम्य या समांगी साम्य अवस्था कहलाती है, ठीक है। चलो और एग्जांपल बता दे रहा हूं मेरे भाई। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है N2, क्या लिख दिया है, N2, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है NH3, सॉरी N2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है H2, है ना। आपस में यदि ये सहयोग करेंगे तो ये बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा, NH3, है ना। तो यहाँ पर N2 गैस है, H2 गैस है, और NH3 भी क्या है, गैस है। तो अभिकारक और ये उत्पाद, इनकी अवस्था क्या है, समान। तो ये आपका क्या होगा, समांगी साम्य, है ना। बट एक चीज मैं मिस्टेक कर गया हूं कि साम्य अवस्था को किस साइन द्वारा व्यक्त करते हैं, रिवर्सिबल। तो मतलब इसमें जो साइन होगा वो इस टाइप का होगा, रिवर्सिबल। इसमें भी आपका जो साइन होगा वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि ये साम्य अवस्था में वाली बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपके समांगी साम्य के एग्जाम्पल, परिभाषा आप लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल भी दी है 2-3 बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा विषमांगी साम्य। अब विषमांगी साम्य आप समझ गए होंगे।
अभिकारक और उत्पाद की अवस्था इसमें समान नहीं होती। विषमांगी का मतलब अलग अलग, मतलब इसमें अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। ठीक है, जैसे मैं मेरे भाई एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर H2 जो आपका सॉलिड स्टेट में मतलब बर्फ अवस्था में है। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पर जब बर्फ अवस्था से जो जल है वो परिवर्तित होगा तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? लिक्विड अवस्था में। कौन सी अवस्था में? लिक्विड। तो देखो यहाँ पर ये कौन है? अभिकारक। यहाँ पर ये कौन है? उत्पाद। ये आपका कौन है? अभिकारक। और ये आपका कौन है? उत्पाद। तो यहाँ जो अभिकारक है और जो उत्पाद है इनकी अवस्थाएं समान नहीं है। देखो ये आपका ठोस है और ये आपका लिक्विड है, द्रव है ना, अवस्थाएं समान नहीं है, तो ये विषमांगी साम्य होगा। ठीक है, वह साम्य अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की अवस्था समान नहीं होती उसे हम बोलते हैं विषमांगी साम्य। कौन सा साम्य? विषमांगी साम्य। क्लियर हुआ मेरे स्टूडेंट? और एग्जांपल में बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया CaCO3, CaCO3 जिसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब यदि मेरे भाई जो कैल्शियम, यहाँ नाम लिख लेना कैल्शियम कार्बोनेट, यदि मैं इसको गर्म कर दूं, है ना, यदि मैं इसको गर्म कर दूं तो यहाँ पर कितने O है? 3 O है, तो 3 O एक O के साथ बना लेगा CaO। क्या बना लेगा? CaO। अब कितने O बचे इसके पास? 2, तो ये आपका बना देगा CO2। क्या बना देगा? CO2, जो कौन सी अवस्था में है? गैस में। ठीक है, और ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। आपने दीपावली निकली है अभी, आपने चूना लेके आए होगे, कलई। कलई तो जानते होगे, जो कलई होती है उसका सूत्र है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नीचे नाम लिख लेना, या बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। ठीक है, चलो, तो ये आपका सॉलिड अवस्था में होता है और ये तो आपको पता ही है सॉलिड ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर नहीं देखा क्या आपने? संगमरमर जो टाइल्स पत्थर जो आपके स्कूलों में बिछा हुआ है, संगमरमर। ठीक है, ये सॉलिड और ये गैस। अब देखो क्या पूरा अभिकारक, क्या पूरा उत्पाद की अवस्था के समान है? नहीं। देखो ये आपका सॉलिड है और ये सॉलिड और गैस है, क्या दोनों की अवस्थाएं समान है? नहीं, नहीं ना, तो ये आपका विषमांगी साम्य होगा। कौन सा साम्य होगा? विषमांगी साम्य। बट साम्य अवस्था है तो इसको हम रिवर्सिबल साइन द्वारा भी शो करेंगे। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल साइन। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक साम्य अवस्था और रासायनिक साम्य अवस्था के प्रकार, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मेरे भाई आप वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल मेरे स्टूडेंट हम एक टॉपिक और यहाँ से तैयार कर ले रहे हैं, जो है साम्य अवस्था। जो आपने साम्य अवस्था पढ़ी है इसके आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं, क्या है? अभिक्रियाएं मतलब जो आपका प्रक्रम है इसके प्रकार, अभिक्रियाओं या प्रक्रम के प्रकार। मेरे स्टूडेंट इस आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो प्रक्रम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और दूसरा जो आपका प्रक्रम है वो आपका अनुक्रमणीय प्रक्रम है। एक उत्क्रमणीय और एक अनुक्रमणीय। ठीक है, अब मैंने आपको अभिक्रियाओं को बताया था, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर N2 और यहाँ पर लिख दिया H2, है ना। अब मैं यदि यहाँ से देखूं कि N2 और H2 आपस में सहयोग करते हैं मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ पर बनता है NH3। क्या बनता है? NH3, जो है आपकी अमोनिया गैस। क्या है? अमोनिया गैस। लेकिन ये भी तो होता है कि जो NH3 है, यदि NH3 अपने आयनों में टूट जाए तो NH3 N2 और H2 बना लेगा। मतलब N2 और H2 से NH3 बन सकता है और NH3 से N2 और H2 बन सकता है ना। तो यहां से इससे ये बन सकता है, मतलब ये जो अभिक्रिया है आगे से पीछे की ओर चल रही है, आगे से पीछे की ओर। तो इस अभिक्रिया का नाम है आपका अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जो आगे से पीछे की ओर चलती है उसे हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अग्र अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जो पीछे से आगे को, मगर अगर ऐसा हो कि यह अभिक्रिया इधर से इधर की ओर जाए, मतलब तो इसमें ये वाला साइन लग जाएगा, क्योंकि साइन क्या बताता है? साइन ये बताता है कि अभिक्रिया कहां से कहां की ओर चल रही है। अब ऊपर वाला साइन क्या बता रहा है? कि अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है, और नीचे वाला क्या बता रहा है? कि अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है ना। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो आगे से पीछे की ओर जाएगी तो अग्र, और जब पीछे से आगे की ओर चलेगी तो इसे हम बोलते हैं पश्च अभिक्रिया।
पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया इसे हम बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलो, तो मेरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो मेरे भाई उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो अग्र एवं पश्च, अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, दोनों दिशाओं में चले, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर हुआ मेरे स्टूडेंट? देखो यहां से और चीजों को समझो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम समझ गए, ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में समझ चल रही है, मतलब ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरे एग्जांपल से समझो, जैसे मेरे भाई मुझे पता है कि जो आपका जल होता है, जल बर्फ से, मतलब बर्फ सॉलिड, बर्फ से आपको पता है जो जल है वो द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और जो जल लिक्विड अवस्था से ठोस में भी परिवर्तित हो जाता है, मतलब जल बर्फ से द्रव में चला जाता है और द्रव से कहां चला जाता है? बर्फ में। कैसा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है इन चीजों को। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलो आगे समझो। आगे मेरे भाई इसमें यह समझना है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ये मंद गति से संपन्न होती है। कौन सी गति से? मंद गति से संपन्न होती है। अब ये अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है, धीरे धीरे चलती है ना, तो इसलिए इस अभिक्रिया में समय अधिक लगता है। समय, जो समय होता है, मतलब टाइम होता है, वो अधिक लगता है, अधिक लगता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं, ये अभिक्रियाएं मंद गति से संपन्न होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं में समय अधिक लगता है ना। ये इसके एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल बताऊं, है ना। तो जो जल का बर्फ में परिवर्तित, और जल का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, मतलब द्रव से बर्फ में परिवर्तित होना, और बर्फ का ठोस अवस्था से जल में परिवर्तित, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, जैसे आपका पेड़, कोई भी पेड़ होता है, यदि उस पेड़ को हम काट देते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ दिन बाद जो पेड़ है वो उग आता है, फिर से उग जाता है। ठीक है, तो पेड़ का उगना भी आपका कौन सा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। ये एग्जाम्पल लिखना और ये एग्जाम्पल लिख लेना, आपके लिए काफी है। और आप और ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो वो उत्क्रमणीय है। बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ से आप इसमें अंतर भी बना लेना फिर। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ अनुत्क्रमणीय पे। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मेरे डियर स्टूडेंट एक ऐसी अभिक्रिया है जो केवल और केवल एक दिशा में संपन्न होती है, जो केवल और केवल एक दिशा में, या तो अग्र या तो पश्च, या तो अग्र या तो पश्च। तो ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्र या पश्च एक दिशा में संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल बताओ। चलो एग्जाम्पल, जैसे मेरे भाई लोहे में जंग लगना, लोहा है, लोहे में जंग लगना। अब मेरे भाई लोहे में जंग लग गई, लोहे में जंग लग गई, नया लोहा लेके आए थे, उस लोहे में जंग लग गई। ठीक है, और जंग लग गई और जो लोहा था वो सड़ गया। क्या उस सड़े हुए लोहे को वापस उस अवस्था में लेके आ सकते हैं? नहीं, मतलब ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या बनना? दूध से दही बनना। अब मेरे भाई जो दूध था हमारे पास, उस दूध से दही बन गया, दूध से क्या बन गया? दही। क्या दही को फिर से दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं ना, तो ये क्या आपका है? दूध से दही बनना अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इसके बाद लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। मेरे भाई लकड़ी को मैंने जला दिया और राख बन गई, केवला बन गया। क्या केवला से फिर से वो लकड़ी वापस आ सकती है? नहीं, तो ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रम जो केवल एक दिशा में अग्र या पश्च दिशा में संपन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और इन प्रक्रम की जो गति होती है वो होती है तीव्र। क्या होती है? तीव्र। और तीव्र गति होने के कारण इनमें कम समय लगता है ना, कम समय लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल,
उदाहरण है ना, सब कुछ मैंने समझा दिया। अब इसमें आप अंतर लिख लेना, ठीक है। तो क्या अंतर लिखोगे, यह प्रक्रम दोनों दिशाओं में संपन्न होता है और यह प्रक्रम एक दिशा में संपन्न होता है। इसमें यह मंद गति से होता है, यह तीव्र गति से होता है। तीसरा, इसमें अधिक समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट जो है उसके उदाहरण, इसके उदाहरण इधर देना और इसके उदाहरण इधर देना। और एक चीज और याद रखना कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है केवल उसको इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, केवल इस चिन्ह द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। इसमें दोनों प्रकार का अग्र और पश्च दोनों लगा है, इसमें या तो ये होगा अग्र होगा या तो फिर ये होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। क्लियर है। चलो तो ये हमारा आज की वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा है ना। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ आप क्लियर कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल जाए, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।